नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप लोग से एक बात कहना चाह रहा हूं कि आज यानी कि कल से लेकर आज तक मेरे YouTube चैनल पे लगभग 100 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। बहुत दिनों से सब्सक्राइबर की संख्या नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन पिछले एक दिन में 24 घंटा में 100 से ऊपर सब्सक्राइबर बढ़े हैं, जिनमें से अधिकांश का मांग है कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स और रीजनिंग को स्टार्ट से पढ़ाऊं। और मैं भी जब पिछले वीडियो जब बना रहा था प्रोबेबिलिटी के बारे के ऊपर और फिर थानेश्वर के वर्धन वंश के ऊपर, यानी कि हर्षवर्धन की जो कहानी हम आप लोग के सामने वेन सॉन्ग के बारे में जो बताए, उस समय मेरे माइंड में लगातार चल रहा था। मेरे माइंड में लगातार ये बात चल रहा था कि हिस्ट्री को बेसिक से शुरुआत से पढ़ाया जाए, मैथ्स को शुरुआत से पढ़ाया जाए, रीजनिंग को स्टार्ट किया जाए। तो मैंने यह निर्णय ले लिया हूँ और मन में ठान लिए हैं कि आज से इतिहास, पॉलिटी, मैथ्स और रीजनिंग को स्टार्ट से पढ़ाया जाएगा। और साथ में जब कभी हमें मौका मिलेगा, सहूलियत होगा, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी देख लिया करेंगे। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स और रीजनिंग कन्फर्म बेसिक से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। बहरहाल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास को, हिस्ट्री को। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि हिस्ट्री है क्या, इतिहास है क्या। इतिहास के बारे में समझिए कि इतिहास को हम कहते हैं बीती हुई कथाओं के अध्ययन जो करते हैं, और बीती हुई कथाओं को ही क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास में घटनाओं का क्रम जो है, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इतिहास में अतीत मतलब बीता हुआ, जिस प्रकार पतित मतलब होता है गिरा हुआ, अतीत मतलब बीता हुआ। तो अतीत के घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं इतिहास में। अतीत के घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है इतिहास में, यानी कि इतिहास जो है अतीत के क्रमबद्ध अध्ययन से भरा पड़ा है। यानी कि इतिहास में अतीत की कहानी भरा पड़ा है, चाहे उसको अपनी सहूलियत से प्राचीन भारत का इतिहास बताए, मध्यकालीन बताए, आधुनिक बताए या विश्व का इतिहास देखे। सारा इतिहास जो है कहानियों से, रोचक और मनोरंजक कहानियों से भरा पड़ा है। और हम जो इतिहास को पढ़ाएंगे वो कहानियों के माध्यम से और मनोरंजक और रोचक कहानियों के माध्यम से पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि इतिहास के जनक कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। तो अगर इतिहास के जनक की बात करें, कि इतिहास के पिता कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडोटस को माना जाता है। यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हेरोडोटस। यानी कि हेरोडोटस भी लोग बोलते हैं। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। किनको बोलते हैं, हेरोडोटस को। अच्छा, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जनक बोलते हैं। ये रहने वाले कहां के थे, ये यूनान के रहने वाले थे। हेरोडोटस यूनान के रहने वाले थे। यूनान को हम लोग ग्रीक भी बोलते हैं। और यूनान का राजधानी जो है, यूनान का राजधानी एथेंस है। और विश्व का पहला आधुनिक ओलंपिक एथेंस में हुआ था। तो इतना बात हम लोग समझेंगे यहाँ पर हेरोडोटस से, कि इतिहास का जनक हेरोडोटस हैं। वो यूनान के रहने वाले थे। यूनान को ग्रीक भी कहते हैं और यूनान का राजधानी एथेंस है। और विश्व का पहला आधुनिक ओलंपिक एथेंस में हुआ था। हेरोडोटस जो हैं वो पश्चिमी शताब्दी में भारत आए थे। तो ये देखिए, इतिहास के जनक हेरोडोटस के बारे में अगर बात करें कि क्या भारतीय इतिहास की बात करते हैं, तो क्या भारतीय इतिहास के जनक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का नाम लिया जा सकता है? तो हाँ, भारतीय इतिहास के जनक के रूप में एक व्यक्ति का नाम लेंगे जिनका सबसे प्रमुख रचना महाभारत है, यानी कि जय संहिता है। वे व्यक्ति हैं वेद व्यास।
कौन है? वेद व्यास। यानी कि अगर बात करें भारतीय इतिहास का जनक, तो भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास को माना जाता है, जिनका सबसे प्रमुख रचना है महाभारत। और गीता जो है, गीता जो जिसमें कृष्ण जी आकर बोले हैं क्या हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो ये जो गीता है वो महाभारत का ही अंग है। और महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास हैं। और वेद व्यास को जो है भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है। और महाभारत की बात करें तो महाभारत को जय संहिता ही बोलते हैं। और महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, इसी कारण महाभारत को शत सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। शत सहस्त्र संहिता भी बोलते हैं। महाभारत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण महाभारत को शत सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। तो ये देखिए इतिहास का जनक, जिसमें थोड़ा सा पॉइंट जोड़े कि भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास को माना जाता है, जबकि इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। वे यूनान के रहने वाले थे, यूनान को ग्रीक भी कहते हैं। ग्रीक यानी कि यूनान का राजधानी एथेंस है और विश्व का पहला आधुनिक ओलंपिक एथेंस में हुआ था। उसका देखिए इतिहास को अगर जानकारी के आधार पर इतिहास को बांटते हैं तो जानकारी के स्रोतों के आधार पर इतिहास को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। इतिहास को 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है प्राक इतिहास, दूसरा है आदि इतिहास और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इतिहास को जानकारी के स्रोतों के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। इतिहास को जानकारी के स्रोतों के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं, प्राक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राक इतिहास है क्या। तो प्राक इतिहास के बारे में बात करें तो वह लंबा सुदूर अतीत जब मानवों ने अपने बारे में कोई लिखित विवरण नहीं छोड़ा, तो उसे हम प्राक इतिहास कहते हैं। यानी कि जिसका कोई लिखित विवरण मौजूद नहीं है उसको हम बोलते हैं प्राक इतिहास। जिसका कोई लिखित विवरण मौजूद नहीं है उसको बोलते हैं प्राक इतिहास। और आदि इतिहास बोलते हैं वैसा इतिहास जिसका लिखित विवरण तो मौजूद है परंतु पढ़ा नहीं गया, या वैसा इतिहास जिसका लिखित विवरण बाद में लिखा गया, घटना पहले का था और उसका लिखित जो इतिहास है वो बाद में लिखा गया, उसको कहते हैं आदि इतिहास। और ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण मौजूद भी है और उसे पढ़ा भी गया है, उसे बोलते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले प्राक इतिहास के बारे में बात करें, जिसके बारे में बोले वैसा इतिहास जिसका लिखित विवरण मौजूद नहीं है उसे कहते हैं प्राक इतिहास, या वह लंबा सुदूर अतीत जिसका मानवों ने कोई लिखित विवरण नहीं छोड़ा, क्या कहलाता है? प्राक इतिहास। तो प्राक इतिहास की बात करें तो प्राक इतिहास में पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल को रखते हैं। प्राक इतिहास में इसको प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। तो प्राक इतिहास में पाषाण काल को रखते हैं। ये पाषाण काल का मतलब हुआ उस समय का मानव, जब मानव ने पत्थरों के औजार का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। जब मानव पत्थरों के औजार का प्रयोग करना शुरू कर दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं पाषाण काल। तो प्राक इतिहास में पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। ऐसे मूलतः 2 भाग में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल मूलतः 2 भाग में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में मूल जो अंतर है वो अंतर है कि पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो भोजन संग्राहक था। पूरा पाषाण काल का मानव भोजन संग्राहक था, जबकि नवपाषाण काल का मानव भोजन उत्पादक बन गया। यानी कि नवपाषाण काल में मानवों ने कृषि का ज्ञान प्राप्त कर चुका था। तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मनुष्य भोजन संग्राहक था,
जबकि नवपाषाण काल में मनुष्य भोजन उत्पादक बन गया था। उसके बाद एक बात बोल रहे हैं कि पाषाण काल को 3 भाग में बांटते हैं। तो एक है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल, तो ये मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल का संक्रमण काल है, यानी कि बीच का काल है, ये मध्य पाषाण काल है। देखिए इसमें पूरा पाषाण से नवपाषाण काल आते आते मनुष्य ने आग का खोज कर लिया, कृषि का ज्ञान प्राप्त हुआ, पहिया का खोज हुआ, तो नवपाषाण काल आया। अभी हम बात की कि आग का खोज, तो आग का जो खोज हुआ है, आग का खोज वो चकमक नामक पत्थर से हुआ है। आग का खोज चकमक नामक पत्थर से हुआ है। अब देखिए मनुष्य ने जब पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया तो वो काल मध्य पाषाण काल का था। मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना जो स्टार्ट किया, शुरुआत में जब पालतू बनाया तो वो काल मध्य पाषाण काल का था। यानी मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। देखिए तो मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु, मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कुत्ता होगा। पहला पशु कौन है? कुत्ता है। अगर बात करें, एक क्वेश्चन आया है, रिले में भी आया है पर क्वेश्चन कि नवपाषाण काल में मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी सूअर। नवपाषाण काल में मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? ऑप्शन ए भेड़, बी कुत्ता, सी गाय और डी गधा। तो यहां पर अगर बात करें तो पहला पशु कुत्ता है जरूर, लेकिन कुत्ता को पालतू मनुष्य का बनाया है मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन बोल रहा है कि नवपाषाण काल में मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पशु कौन है? तो नवपाषाण काल में पाला गया पहला पशु जो होगा वो होगा भेड़। क्या होगा? भेड़ होगा, क्योंकि नवपाषाण काल में जो मनुष्य पहला पशु को पाला था वो था भेड़। लेकिन क्वेश्चन को समझिएगा, नवपाषाण काल की बात किया कि नवपाषाण काल में मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? तो वो था भेड़। और ऐसे मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पशु कौन है? तो वो है कुत्ता। तो ये देखिए कि पाषाण काल जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्राक इतिहास के अंतर्गत। अब अगर आदि इतिहास की बात करें, जिसे बोले कि वैसा इतिहास जिसका लिखित विवरण तो मौजूद है परंतु पढ़ा नहीं गया या वह उस समय न लिखा जाकर बाद में लिखा गया, उसको बोलते हैं आदि इतिहास। तो आदि इतिहास के अंतर्गत जो है भारत के इतिहास को, इसमें हम रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को, और रखते हैं हम वैदिक सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को हम लोग रखते हैं आदि इतिहास में। क्यों रखते हैं सिंधु घाटी को, क्यों रखते हैं वैदिक सभ्यता को? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को आदि इतिहास में इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी लिपि जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसा लिपि है? भाव चित्रात्मक लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आदि इतिहास के अंदर रखते हैं। और वैदिक सभ्यता को आदि इतिहास के अंदर इसलिए रखते हैं कि वैदिक सभ्यता का जो काल है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच। 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच जो काल है, समय है, वो है वैदिक सभ्यता का। अच्छा, वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय जो है वो है ऋग वैदिक काल का, और जबकि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय है उत्तर वैदिक काल का। यानी कि वैदिक काल को भी 2 भाग में बांटेंगे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसमें ऋग वैदिक काल कब से कब है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और जबकि उत्तर वैदिक काल जो है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद हम तीसरा पार्ट जो देखे थे इतिहास का वो है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल क्या है? कि वैसा इतिहास जिसका लिखित विवरण भी मौजूद है और पढ़ा भी गया है। यह काल जो है भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से
शुरू होता है। ऐतिहासिक काल जो है भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है। कौन काल? ऐतिहासिक काल। तो ये इतिहास का जानकारी के स्रोत पर इतिहास को 3 भाग में बांटे, प्राक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। अब देखते हैं पढ़ाई की सुविधा से जो हम लोग को सिलेबस में दिया गया है, तो इतिहास का कौन कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिएगा इतिहास को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में अगर भारत के इतिहास का बात करें तो भारत के इतिहास को 3 खंड में पढ़ते हैं। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। ये भारत का इतिहास 3 खंड में पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। उसके बाद एक चौथा कड़ी है इतिहास में, वो है विश्व का इतिहास। इसको भी देखना हम लोग का है, विश्व का इतिहास। ये 4 टॉपिक जो है हम लोग को पढ़ना है। 4 टॉपिक नहीं, 4 पेपर का ही इसको, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये भारत का इतिहास है और विश्व का इतिहास भी आप लोग को पढ़ाएंगे और पढ़ना भी है। तो सबसे पहले आज जो है हम जब इतिहास को स्टार्ट किए हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास को देखेंगे। और आज सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस देखेंगे, क्या क्या पढ़ना है, आखिर प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, इसका सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करें। प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस क्या है। सिलेबस देखें तो प्राचीन भारत का इतिहास का पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, वो है इतिहास के जानकारी का स्रोत। पहला पढ़ेंगे इतिहास के जानकारी का स्रोत। देखिए अगर आप लोग अपने पास पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए और प्लीज अपने पास कॉपी और पेन रखें और पॉइंट को नोट करें। एक एक पॉइंट पे हम जो है आप लोग को ध्यान दिलवाएंगे। चलिए देखिए, तो पहला जो टॉपिक, पहला जो चैप्टर पढ़ना है वह है इतिहास के जानकारी का स्रोत। तो इतिहास के जानकारी का स्रोत जो पढ़ना है उसमें 2 आधार पर हम लोग को स्रोत को पढ़ना है। एक है पुरातात्विक स्रोत, एक पढ़ना है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा पढ़ना है साहित्य। पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्य। पुरातात्विक स्रोत और साहित्य। अगर पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो इसमें हम लोग को पढ़ना है अभिलेख के बारे में, अभिलेख के बारे में पढ़ना है सिक्का के बारे में, पढ़ना है मंदिर के बारे में, पढ़ना है स्तूप के बारे में। अभिलेख, सिक्का, मंदिर, स्तूप, चैत्य, विहार, पढ़ना है इसमें चैत्य के बारे में, पढ़ना है इसमें विहार के बारे में, पढ़ना है इसमें गुफा के बारे में। तो ये अभिलेख, ये जो है पुरातात्विक स्रोत पढ़ना है, अभिलेख, सिक्का, मंदिर, स्तूप, चैत्य, विहार, गुफा। ये जो है पुरातात्विक स्रोत है जिससे हम लोग को इतिहास पढ़ने में सुविधा होता है। तो ये पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग साहित्य में देखेंगे तो साहित्य को हम लोग बांटते हैं, साहित्य को बांटेंगे हम लोग धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। इसमें 3 पार्ट बांटेंगे। साहित्य में 3 पार्ट, धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। जो साहित्य देखेंगे उसमें 3 पार्ट देख रहे हैं,
धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। अब यहां पर धार्मिक साहित्य की बात करें, आप लोग नोट कीजिएगा साथ में। तो अब देखते हैं यहां पर अगर हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य का, धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, तो धार्मिक साहित्य जो है उसको हम पढ़ेंगे 3 पार्ट में, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इसका भी 3 पार्ट है, धार्मिक साहित्य का भी 3 पार्ट है। पहला है ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। अगर बात करें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य का, तो ब्राह्मण साहित्य में भी 10-11 साहित्य को पढ़ना है। ब्राह्मण साहित्य में 10-11 साहित्य को पढ़ना है। तो ये ब्राह्मण साहित्य में जो 10-11 साहित्य को पढ़ना है उसका नाम अगर देखें यहां पर, तो उसमें पढ़ना है आपको वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्यक हो गया, आरण्यक, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उसके बाद उपनिषद, वेदांग, उपवेद, उपनिषद, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, 6 हुआ। उसके बाद पुराण, रामायण, महाभारत, पुराण, रामायण, महाभारत, उसके बाद षड दर्शन और स्मृति, षड दर्शन, षड दर्शन और 11वां है स्मृति। तो ये पढ़ना है आप लोग को ब्राह्मण साहित्य में। ब्राह्मण साहित्य जब हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, सिलेबस को देख रहे हैं और सिलेबस को इस ढंग से देख रहे हैं कि अगर आप सिर्फ सिलेबस को भी पढ़ लेते हैं तो छोटे मोटे एग्जाम में आप उस लायक बन जाइएगा कि आप इतिहास में आंसर कर सकते हैं। तो साहित्य से जो हम लोग, साहित्य के आधार पर जो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे उसमें देखिए 3 है, धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। और धार्मिक साहित्य को बांटे 3 भाग में, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य का एक पाठ है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, पुराण, रामायण, महाभारत, षड दर्शन और स्मृति। इसको पढ़ेंगे हम लोग ब्राह्मण साहित्य में। उसके बाद फिर है बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में क्या क्या देखेंगे, इधर आप लोग लिख लिए होंगे, अब इधर मिटाते हैं। तो अगर बात करें बौद्ध साहित्य का, तो बौद्ध साहित्य में क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग, बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में पढ़ेंगे हम लोग विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन कौन पिटक है, 3 गो पिटक है, त्रिपिटक बोलते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक पढ़ना है बौद्ध साहित्य में। इसके अलावा जो बौद्ध साहित्य में पढ़ना है वो महत्वपूर्ण साहित्य है महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान। देखिए क्या क्या पढ़ना है, दीपवंश, दीपवंश, महावंश, ललित विस्तार, दीपवंश, महावंश, ललित विस्तार। उसके बाद दिव्यावदान, दिव्यावदान और जातक ग्रंथ, दिव्यावदान, दिव्यावदान और जातक ग्रंथ। ये पढ़ना है आप लोग को बौद्ध साहित्य में। तो बौद्ध साहित्य के अंदर जो पढ़ना है पाठ, उसमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें पढ़ना है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, दीपवंश, महावंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, जातक ग्रंथ। एक और पुस्तक है बौद्ध ग्रंथ में, राहुलोवाद सुत्त, राहुलोवाद सुत्त, राहुलोवाद सुत्त। ध्यान से देखिएगा, ये सब पुस्तक का नाम याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखिए मौर्य काल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अशोक के बारे में, कि अशोक जब कलिंग युद्ध करने के बाद आए थे तो इसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, राहुलोवाद सुत्त का, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप कोई पाप नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पाप का भागी नहीं बनिएगा। आप
तब भी पाप का भागी बनिएगा जब किसी को पाप करते हुए देखते हैं और आप उसको रोकते नहीं हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में पाप को रोकना ही धर्म है। तो ये सब देखिएगा, आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो तीसरा धार्मिक साहित्य है वो है जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में हम लोग पढ़ते हैं कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र। कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र। जैन ग्रंथ में क्या क्या पढ़ते हैं? कल्पसूत्र, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र। तो ये तीन पुस्तक पढ़ेंगे हम लोग जैन साहित्य में। कौन कौन? कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र। कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र। तो ये हम लोग देखे धार्मिक साहित्य के बारे में कि धार्मिक साहित्य को हम लोग तीन भाग में बांटे, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं तो नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब हम पढ़ेंगे गैर धार्मिक साहित्य। अब बात करेंगे हम लोग गैर धार्मिक साहित्य का। तो गैर धार्मिक साहित्य को भी हम लोग बांटते हैं तीन पार्ट में। गैर धार्मिक साहित्य को भी हम लोग बांटेंगे तीन पार्ट में। इसका भी तीन पार्ट है। गैर धार्मिक साहित्य का तीन पार्ट है, उसमें है ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनियां। ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा है जीवनियां। तीसरा क्या है? जीवनियां। तो गैर धार्मिक साहित्य को बांटे तीन पार्ट में, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनियां देखे। तो अब जो है, चूंकि गैर धार्मिक साहित्य को तीन पार्ट में बांटे हैं, तो इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ में जो पढ़ना है उसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में जो आपको पढ़ना है, ऐतिहासिक ग्रंथ देखिए यहां पर, ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में पढ़ना है, पहला पुस्तक है अर्थशास्त्र। पहला पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अच्छा, ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, ये इकोनॉमिक्स वाली पुस्तक नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये अर्थशास्त्र जिसके लेखक जो है चाणक्य हैं। इसके लेखक कौन है? चाणक्य हैं। इसके लेखक हैं चाणक्य। और इसमें मौर्य काल के जो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बताया गया है। एक हुआ अर्थशास्त्र। उसके बाद अगर बात करें ऐतिहासिक ग्रंथ में, तो है राजतरंगिणी। लेखक कौन है? कलहन। कलहन का राजतरंगिणी, इसके बारे में पढ़ेंगे। राजतरंगिणी, एक एक पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या है सबको डिटेल से और कहानियों के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप जो है पहले सिलेबस पर गौर से ध्यान दीजिए क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो राजतरंगिणी पढ़ना है, इसके लेखक कौन है? कलहन। दूसरा पुस्तक हो गया राजतरंगिणी, जिसके लेखक कौन हो गए? कलहन। उसके बाद है नीतिसार, जिसके लेखक है कामंदक। तीसरा पुस्तक है नीतिसार, और नीतिसार के लेखक कौन है? कामंदक। कामंदक क्या हो गया? नीतिसार, जिसके लेखक है कौन? कामंदक। फिर पढ़ना है चचनामा। चौथा पुस्तक है चचनामा। चचनामा के बारे में कहीं कहीं लेखक का जानकारी नहीं है ऐसा ही बोलता है, लेकिन कहीं कहीं पर बताया गया है कि चचनामा के लेखक जो है अली अहमद हैं। अली अहमद। अली अहमद। तो चचनामा के लेखक कौन होंगे? अली अहमद। और पांचवा पुस्तक जो है ऐतिहासिक ग्रंथ में वह है प्रबंध कोश। कौन है? प्रबंध कोश, जिसके लेखक हैं राजशेखर। प्रबंध कोश। प्रबंध कोश, इसके लेखक कौन है? राजशेखर। प्रबंध कोश यानी कि राजशेखर। ये तीन ये पांच जो है ऐतिहासिक ग्रंथ है जो आपको पढ़ना है। इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे जब हम सिलेबस शुरू करेंगे तब। अभी हम सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, सिलेबस बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। तो यहां पर देखिए, जब हम बात किए गैर धार्मिक साहित्य को, इसको तीन पार्ट में बांटे हैं। गैर धार्मिक साहित्य को तीन भाग में बांटे हैं। पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा है जीवनियां। तो ऐतिहासिक ग्रंथ जो है, इसमें हम बात किए 5 ऐतिहासिक ग्रंथों का। इसके अलावा भी है पुस्तक अर्थशास्त्र, लेखक है चाणक्य कौटिल्य। राजतरंगिणी, लेखक है कलहन। नीतिसार, लेखक है कामंदक। चचनामा, लेखक है अली अहमद। और प्रबंध कोश, जिसके लेखक है राजशेखर। तो आप इसको नोट कर लें।
पॉज करके नोट कर लें इसको। उसके बाद हम देखेंगे अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ किसमें है, गैर धार्मिक ग्रंथ में बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ का। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ को देखें तो अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें जो कि गैर धार्मिक साहित्य का दूसरा पार्ट में था, तो अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहला पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ये जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, ये संस्कृत व्याकरण का पुस्तक है और इसके लेखक जो है वह है पाणिनि। लेखक है पाणिनि। दूसरा पुस्तक जो है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में वो है महाभाष्य। क्या है, महाभाष्य। महाभाष्य, इसके लेखक जो है, महाभाष्य जो लेखक है वो है पतंजलि। पतंजलि इसके लेखक है, वही पतंजलि जो भी फिलहाल देख रहे होंगे, रामदेव बाबा का जो प्रोडक्ट आता है पतंजलि से, तो इसके लेखक है कौन, पतंजलि, महाभाष्य का। उसके बाद तीसरा जो अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में आता है, तीसरा जो अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में आता है वो है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। सारे पुस्तक के बारे में देखेंगे किसमें क्या स्टोरी बताता है, सबको देखेंगे। तो है मृच्छकटिकम, इसके लेखक है शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक। मृच्छकटिकम। उसके बाद चौथा पुस्तक जो है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। कौन है लेखक, विशाख दत्त। विशाख दत्त। तो ये चार पुस्तक अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में देखे। इसके बाद 5वां नंबर पर जो आता है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में, वो नंबर आता है कालिदास की पुस्तक का। तो कालिदास की पुस्तक को जो हम लोग हैं वो विस्तार से पढ़ते हैं अभी। तो इतना देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में अष्टाध्यायी लेखक है पाणिनि, महाभाष्य लेखक है पतंजलि, मृच्छकटिकम के लेखक है शूद्रक और मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। इसको नोट कीजिए। उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में ही कालिदास की पुस्तकों की बात करेंगे। नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो देखते हैं आगे अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में ही बात करेंगे कालिदास की पुस्तक। कालिदास की पुस्तक देखिए, कालिदास की पुस्तक। तो कालिदास की अगर पुस्तक की बात करें, और इंक ज्यादा भरा गया इसमें, तो कालिदास की अगर पुस्तक की बात करें तो देखिए कालिदास ने महाकाव्य का भी रचना किया है, नाटक का भी रचना किया है और गीति काव्य का भी रचना किया है। तो यहां पर जो हम कालिदास की पुस्तक को पढ़ेंगे उसमें अलग अलग बांट कर पढ़ते हैं कि कालिदास का कौन कौन सा पुस्तक महाकाव्य है। तो सबसे पहले हम महाकाव्य की बात करते हैं। महाकाव्य, कालिदास का पुस्तक में महाकाव्य कौन कौन सा है। तो महाकाव्य में नंबर 1 पर है कुमार संभवम। नंबर 1 पर है कुमार संभवम। नंबर 1 पर कौन है, कुमार संभवम। कुमार संभवम। एक कुमार संभवम जो कालिदास का महाकाव्य है, इसमें 11 सर्ग है। कितना सर्ग है, इसमें 11 सर्ग है। इसमें 11 सर्ग है, इसमें कुमार संभवम में। और कुमार संभवम जो महाकाव्य है कालिदास का, इसमें शिव और पार्वती तथा कुमार कार्तिकेय का वर्णन है। किसका वर्णन है, शिव पार्वती और कुमार कार्तिकेय का। शिव पार्वती और कुमार कार्तिकेय। देखिए शंकर जी के 2 पुत्र थे, एक कार्तिकेय और दूसरा गणेश। तो इसमें कार्तिकेय का वर्णन है, कुमार कार्तिकेय का। कार्तिकेय का वर्णन है इसमें कुमार संभवम में। शिव पार्वती और कुमार कार्तिकेय का वर्णन है और इसमें 11 सर्ग है। दूसरा महाकाव्य जो कालिदास का है वो है रघुवंशम। दूसरा कौन है, रघुवंशम। रघुवंशम। ये रघुवंशम जो है, इस रघुवंशम में 15 सर्ग है। रघुवंशम में कितना सर्ग है, 15 सर्ग है। और रघुवंशम में रघुवंश का वर्णन है।
रघुवंशम में रघुवंश का वर्ण है और इसमें मनु से लेकर जो है अयाति, दशरथ सारे का वर्ण है, यानी कि रघुकुल का वर्ण है, यानी कि रघुवंश का, रघु का वंशावली है, वंशावली, वंशावली कहिए, रघुवंशम में रघुकुल का वंशावली है। तो ये दो महाकाव्य था किनका, कालिदास का। देखिएगा महाकाव्य के बाद जो है कालिदास का, वो बताया कि नाटक भी लिखे हैं और साथ में गीति काव्य भी लिखे हैं। तो कालिदास के नाटक के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा उनका नाटक है। तो इनका नाटक में पहला नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम। ये अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है, ये अभिज्ञान शकुंतलम में 7 अंक है, अभिज्ञान शकुंतलम में 7 अंक है। और इसमें, इस जो नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के परिणय कथा का वर्णन है। राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला, शकुंतला के परिणय कथा, परिणय कथा का वर्णन है। परिणय कथा का मतलब होता है प्रेम प्रसंग का वर्णन है, किस प्रकार जो है राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रेम में पड़ते हैं। तो इसका वर्णन जो है कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कर रखा है। अभिज्ञान शकुंतलम के बाद दूसरा नाटक जो है कालिदास का, वो है विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। ये विक्रमोर्वशीयम जो नाटक है कालिदास का, तो विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक है और इसमें राजा पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। ये विक्रमोर्वशीयम में कितना अंक है, 5 अंक है। और विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक है और इसमें राजा पुरुरवा, इसी वंश के हैं, रघुकुल के हैं, राजा पुरुरवा और उर्वशी का परिणय कथा का वर्णन है। राजा पुरुरवा और उर्वशी, उर्वशी का परिणय कथा, परिणय कथा का वर्णन है विक्रमोर्वशीयम में। और तीसरा जो नाटक है कालिदास का, वो है मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। ये जो मालविकाग्नि मित्रम है, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। तो ये मालविकाग्नि मित्रम में 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है और इसमें मालविका और अग्निमित्र का परिणय कथा का वर्णन है। इसमें कितना अंक है, 5 अंक है और इसमें मालविका, मालविका और अग्निमित्र, अग्निमित्र के परिणय कथा का वर्णन है। मालविका और अग्नि, मालविकाग्नि, विकाग्नि मित्रम 5 अंक है और इसमें मालविका और अग्निमित्र के परिणय कथा का वर्णन है। तो ये देखे 2 महाकाव्य और 3 नाटक। इसके अलावा कालिदास ने 2 गीति काव्य भी लिखा है, तो ये आप नोट कर लिए होंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं कालिदास का गीति काव्य। तो देखेंगे कालिदास का गीति काव्य, गीति काव्य कौन कौन सा है। तो कालिदास ने 2 गीति काव्य का रचना किया है। एक है मेघदूतम, एक है मेघदूतम, मेघदूतम। इसमें मेघों द्वारा जो है विरह का वर्णन किया गया है, मेघों द्वारा विरह का वर्णन किया गया है, मेघों द्वारा विरह का वर्णन किया गया है। और दूसरा जो गीति काव्य है वह है ऋतु संहारम, ऋतु संहारम, ऋतु संहारम। ऋतु संहारम जो गीति काव्य है, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है और बसंत है। सुनिएगा 6 ऋतु का वर्णन किया गया है ऋतु संहारम में। कौन कौन है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु,
शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। तो ये देखिए आप कालिदास की पुस्तक। उसके बाद गैर धार्मिक साहित्य में बात कर रहे थे हम लोग जीवनिया का। तो थोड़ा हम लोग जीवनिया की बात करते हैं। तो एक मिनट, किसी कॉल है, तो जीवनिया की बात करते हैं हम लोग। देखिए इसमें जो जीवनिया देखेंगे तो किसमें है, गैर धार्मिक साहित्य में ही। चूंकि धार्मिक साहित्य को बांट चुके हैं और गैर धार्मिक साहित्य में देख चुके हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में देख रहे थे कालिदास की पुस्तक, और उसके बाद इसमें बचा था जीवनिया। तो हम देखते हैं यहां पर जीवनिया, किसका किसका जीवनिया पढ़ना है। तो जीवनिया में बात करें तो जीवनिया में हम लोग को पढ़ना है बुद्ध चरित। जीवनिया की अगर बात करें तो जीवनिया में पहला है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित, ये बुद्ध चरित जो है ये अश्वघोष इसके लेखक हैं। कौन है, अश्वघोष। बुद्ध चरित लेखक कौन है, अश्वघोष। उसके बाद पढ़ना है हर्षचरित, इसके बारे में बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, वाण्यभट्ट के बारे में। कौन है दूसरा, हर्षचरित। हर्षचरित इसके लेखक कौन है, वाणभट्ट, इसके लेखक है वाणभट्ट। तीसरा जीवनी जो पढ़ना है वो तीसरा जीवनी है विक्रमांक देवचरित। क्या है, विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित जो जीवनी पढ़ना है वो विक्रमांक देवचरित के लेखक है विल्हन। लेखक कौन है, विल्हन। इसके लेखक हैं विल्हन। उसके बाद चौथा जीवनी पढ़ना है पृथ्वीराज रासो। क्या पढ़ना है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो है चंद्रवरदाई। कौन है, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के हैं चंद्रवरदाई। उसके बाद है उत्तर रामचरित। पचमा है उत्तर रामचरित। तो उत्तर रामचरित के लेखक हैं भवभूति। कौन है, भवभूति। भवभूति उत्तर रामचरित के हैं भवभूति। उसके बाद कुमार पाल चरित, इसके लेखक है हेमचंद्र। कुमार पाल चरित, कुमार पाल चरित, इसे लेखक है हेमचंद्र। हेमचंद्र। तो एक छठा देखे। उसके बाद है रामचरित, रामचरित मानस नहीं रामचरित। तो सतमा हम लिखते हैं रामचरित। तो रामचरित के लेखक है संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी। तो ये है जीवनिया, बुद्ध चरित, अश्वघोष, हर्षचरित, वाणभट्ट, विक्रमांक देवचरित, विल्हन। उसके बाद पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है, भवभूति। कुमार पाल चरित के लेखक है हेमचंद्र। और फिर रामचरित जिसके लेखक है संध्याकर नंदी। तो ये देखिए हम लोग गैर धार्मिक साहित्य में 3 पार्ट देखे। उसके बाद हमको पढ़ना है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो ये विदेशी यात्रियों के विवरण में हम लोग देखेंगे कि कहां कहां के विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोग बात करेंगे चीनी यात्री का, उसके बाद बात करेंगे यूनानी यात्री का, चीनी यात्री, यूनानी यात्री और अरबी यात्री का बात करेंगे। अरबी यात्री का बात करेंगे, चीनी यात्री, यूनानी यात्री और अरबी यात्री। तो चीनी यात्री में खासकर फाहियान, वेनसोंग और इत्सिंग का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, फाहियान, वेनसोंग, इसके बारे में कल ही वीडियो अपलोड किए हैं। वेनसोंग और इत्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। 3 यात्री कहां से है, चीनी यात्री, फाहियान, वेनसोंग और इत्सिंग। फाहियान, वेनसोंग और इत्सिंग ये चीनी यात्री है। उसके बाद अगर यूनानी यात्री की बात करें तो यूनानी यात्री में पहला तो इतिहास का जनक जो है वही होंगे हेरोडोट्स। फिर है मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजा था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो हो जाएगा हेरोडोट्स, मेगास्थनीज। उसके बाद टॉलमी, स्ट्रैबो,
प्लूटार्क, जस्टिन और अज्ञात लेखक। अज्ञात लेखक नाम है, ऐसा नहीं कि अज्ञात लेखक हैं, नाम ही है अज्ञात लेखक, है ना। कौन कौन हो गए यूनानी में? हो गए यूनानी लेखकों में हो गए हेरोडोटस, मेगास्थनीस, टॉलमी, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, जस्टिन और अज्ञात लेखक। अगर बात करें अरबी लेखकों का, तो अरबी लेखक में आ जाएंगे अलबरूनी और सुलेमान। अलबरूनी और सुलेमान अरबी लेखक में कौन कौन है? अलबरूनी, अलबरूनी और सुलेमान। अलबरूनी और सुलेमान जो है वो है अरबी लेखक। उसके बाद प्लिनी जो कि रोमन यात्री हैं, और मार्को पोलो और तारानाथ का नाम आता है तिब्बती यात्री के रूप में। मार्को पोलो और तारानाथ कौन यात्री हैं? तिब्बती यात्री। एक तिब्बती यात्री हैं मार्को पोलो और दूसरा है तारानाथ। मार्को पोलो और तारानाथ, ये जो है तिब्बती यात्री हैं। मार्को पोलो और तारानाथ तिब्बती यात्री हैं। तो ये देखें हम लोग विदेशी यात्रियों के बारे में। तो ये था आपका प्राचीन भारत के इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका सिलेबस इतना बड़ा हो। सोचिए वो चैप्टर पढ़ने में कितना इंटरेस्टिंग होगा और कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना रोचक होगा। हर एक पुस्तक की स्टोरी को समझना होगा और उसको जानना होगा। तो आगे देखते हैं सिलेबस में जो दूसरा पार्ट पढ़ना है। इसके बाद जानकारी के स्रोत के बाद जो पढ़ना है वो 2 नंबर पर आएगा पाषाण काल। अब टाइम लगेगा। 2 पे आएगा पाषाण काल। तो पाषाण काल में हम लोग को पढ़ना है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और आग और पहिया का खोज। उसके बाद इसके बारे में बता चुके हैं, इसलिए तो जल्दी में बताए। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण पढ़ेंगे, काल निर्धारण पढ़ेंगे, भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे, राजनैतिक जीवन पढ़ेंगे, सामाजिक जीवन पढ़ेंगे, आर्थिक जीवन पढ़ेंगे तथा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण क्या क्या था उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये था तीसरा चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता। चौथा है वैदिक काल। चौथा पढ़ेंगे वैदिक काल। और वैदिक काल जो है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक है। इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है यह है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो है वह है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। तो चौथा टॉपिक जो है, चैप्टर जो है वो है वैदिक काल पढ़ना। और वैदिक काल को 2 भाग में बांट में पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है। उसके बाद 5वां चैप्टर है महाजनपद। महाजनपद, महाजनपद काल, जिसको द्वितीय नगरीयकरण काल कहते हैं, क्योंकि पहला शहरी सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, और उसके बाद वैदिक काल जो आता है वो है ग्रामीण सभ्यता, देहाती सभ्यता है। और महाजनपद काल को हम लोग बोलते हैं द्वितीय नगरीयकरण काल, यानी कि दूसरा शहरी सभ्यता। तो महाजनपद काल में हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, और खासकर मगध के बारे में पढ़ेंगे। मगध का उत्कर्ष, इसमें देखेंगे मगध का उत्कर्ष। ये 16 महाजनपद यानी कि महाजनपद काल में लिख लिए होंगे आप लोग। तो महाजनपद काल में जो मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, तो देखिएगा कि मगध के राजवंश को पढ़ेंगे। इसमें मगध का राजवंश, देखिए मगध का राजवंश, अगर मगध का राजवंश अगर इस चैप्टर में पढ़ना होगा तो यहां पर 3 राजवंश के बारे में पढ़ना है आपको। ऐसे कि अगला राजवंश तो मौर्य वंश भी होगा, लेकिन यहां पर 3 राजवंश के बारे में पढ़ना है खासकर। ऐसे एक पहला राजवंश जो है मगध का, वो पहला राजवंश है, उसका नाम है बृहद्रथ वंश। क्या नाम है? बृहद्रथ वंश।
तो यहां पर देखेंगे बृहद्रथ वंश का, बृहद्रथ वंश पहले, मगध का राजवंश में पहले देखेंगे बृहद्रथ वंश को, उसके बाद यहां से स्टार्टिंग करेंगे हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद पढ़ेंगे नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो हर्यक वंश की अगर बात करें कि हर्यक वंश में क्या क्या पढ़ना है, तो हर्यक वंश में जो शासक हुए वे हुए, पहला शासक जो हुए वो हुए बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। पहला हुए बिंबिसार, फिर है अजातशत्रु, अजातशत्रु, बिंबिसार, अजातशत्रु, और फिर उदयन, तीसरा है उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। उदयन के बाद इसमें अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, तीन अन्य का नाम आता है। किनका किनका? अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक का नाम आता है। ये तीन व्यक्ति भी हर्यक वंश के ही है, तीन राजा हुए, यानी कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। यहां पर देखिए ये बृहद्रथ वंश जो है इसका अंतिम शासक रिपुंजय को माना गया है, और रिपुंजय के बाद हर्यक वंश आता है, और हर्यक वंश के शासक पहला कौन है? बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पितृहंता वंश, क्योंकि इस वंश के सभी शासकों ने अपने पिता का हत्या कर राजगद्दी प्राप्त किया था। उसके बाद पढ़ना हम लोग को शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश में दो राजा के बारे में पढ़ना है, एक है शिशुनाग, दूसरा है कालाशोक। शिशुनाग और दूसरा है कालाशोक। यहीं पर तीसरा शासक का चर्चा आता है जिसका नाम है नंदीवर्धन। तो शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन के बारे में पढ़ना है। और नंद वंश की बात करें तो नंद वंश में पढ़ना है महापद्म नंद के बारे में, जो कि संस्थापक था। महापद्म नंद के बारे में पढ़ना है, जो कि संस्थापक है। और महापद्म नंद के बाद 7 शासक आते हैं, 7 शासक इसके बाद आते हैं, और उसके बाद अंतिम है घनानंद के बारे में पढ़ना है। महापद्म, उसके बाद 7 शासक, उसके बाद घनानंद। तो यह है मगध के राजवंश में पढ़ना था आपको, इसमें लिख लीजिएगा। मगध के राजवंश में पढ़ना है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। यहां पर देखिएगा ये जो बिंबिसार है, ये बिंबिसार की 3 पत्नी तो पहले से थी, ऐसे कई पत्नियां बताई गई है। एक चौथी पत्नी के रूप में वैशाली की अम्रपाली का भी नाम आता है। ऐसे बिंबिसार की पहली पत्नी है महाकोसला, पहली पत्नी है महाकोसला, प्रसेनजीत की बहन है। लिख सकते हैं भी आप लोग यहां पर भी, और जब हम डिटेल से चर्चा करेंगे तो वहां पर भी हम पढ़ाएंगे महाकोसला के बारे में। यानी कि बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोसला है, जो कि प्रसेनजीत की बहन है। और दूसरी पत्नी का नाम जो है उसका नाम है चेलना, यानी कि लिच्छवी साम्राज्य की कन्या है चेलना। और तीसरी पत्नी क्षेमा है, जो पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री है। क्षेमा कौन है? पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री है। और अजातशत्रु जो हुआ पुत्र बिंबिसार का, वो चेलना का ही पुत्र था, यानी कि दूसरी पत्नी का। पहला महाकोसला, दूसरा चेलना, तीसरा क्षेमा, उसके बाद अम्रपाली का भी नाम आता है, अम्रपाली का भी नाम आता है। तो ये था मगध का राजवंश, पहला 5वां चैप्टर। उसके बाद अगर छठा की बात किया जाए, इसके बाद छठा क्या पढ़ेंगे? तो छठा चैप्टर जो पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में, वह है ईरानी और मकदुनियाई आक्रमण। ईरानी और मकदुनियाई आक्रमण। ईरानी और मकदुनियाई आक्रमण पढ़ना है। तो ईरानी और मकदुनियाई आक्रमण में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ईरान का हखमनी शासक, और फिर मकदुनिया के शासक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फिलिप का नाम आएगा, जो कि सिकंदर के पिता हैं, और सिकंदर के बारे में पढ़ना होगा। और उसमें सेल्यूकस निकेटर के बारे में देखेंगे, जो कि सिकंदर का सेनापति है।
और उसके बाद हाइडे स्पीच का युद्ध पढ़ेंगे, हाइडे स्पीच का युद्ध जो कि झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। तो एक छठा चैप्टर जो पढ़ेंगे वह है ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 7वां चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, 8वां पढ़ेंगे जैन धर्म, 7वां बौद्ध धर्म, 8वां जैन धर्म, और 9वां टॉपिक जो पढ़ेंगे चैप्टर वह है वैष्णव धर्म और शैव धर्म। 9वां है वैष्णव धर्म और शैव धर्म को देखेंगे, वैष्णव धर्म और शैव धर्म को देखेंगे। तो यहां पर बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। वो एक गृह त्यागे हैं, उस घटना को हम लोग महावृषक्रमण बोलते हैं, और गृह त्यागने के बाद वे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से जो है दीक्षा लिए हैं। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ है वो निरंजना नदी कहां पे है, गया में है, उरुबेला बोलते हैं बोध गया को, उस समय उरुबेला कहते थे। निरंजना नदी जो है फल्गु का नाम है। हालांकि अभी देखा जाए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो निरंजना और मोहना नदी के मिलने के बाद उसका नाम क्या पड़ता है, फल्गु पड़ता है। तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ। प्रथम उपदेश जो दिए हैं गौतम बुद्ध वो दिए हैं सारनाथ में, जिसको कहते हैं महाधर्म चक्र प्रवर्तन, उसके बारे में पढ़ना है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बतलाया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसको बोले थे संसार में दुख ही दुख है पहला, दूसरा दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत करके ही दुख का अंत कर सकते हैं, और तृष्णा का अंत करने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना होगा, और अष्टांगिक मार्ग के लिए उन्होंने 10 शील का नियम बताया है। तो बौद्ध धर्म बढ़िया धर्म था और बहुत आगे डेवलप भी कर रहा था। हालांकि बुद्ध के मृत्यु के बाद जो है महायान और हीनयान में बट गया, तो जाके उसकी वृद्धि में कुछ कमी आई। आगे फिर जैन धर्म है, इसमें महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे और जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वैष्णव धर्म और शैव धर्म को देखेंगे। उसके बाद 10वां चैप्टर की बात करें, 10वां चैप्टर क्या पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास है। प्राचीन भारत के इतिहास का आज सिर्फ सिलेबस है, काफी लंबा वीडियो जा रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो 10वां चैप्टर को पढ़ना है मौर्य काल। क्या पढ़ना है, मौर्य काल। तो मौर्य काल में हम लोग पढ़ेंगे जो शासक हुए मौर्य काल का, उसमें महत्वपूर्ण शासक पहला जो है संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद इनका पुत्र है बिंदुसार के बारे में देखेंगे। उसके बाद अशोक के बारे में देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। उसके बाद अशोक के उत्तराधिकारी कहे हुए कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिशुल्क, देवमणि, धनवा, और अंतिम शासक जो है बृहद्रथ है। ध्यान दीजिएगा, मगध का पहला शासक कौन है, बृहद्रथ, और अंतिम शासक भी कौन है, बृहद्रथ मौर्य वंश में। तो अंतिम शासक कौन है, बृहद्रथ है। तो ये मौर्य काल में हम लोग पढ़ेंगे, और मौर्य काल में हम लोग अलग अलग टॉपिक को देखेंगे। उसमें अशोक का जो कलिंग विजय है और धम्म की स्थापना को देखेंगे। अशोक द्वारा लिखे गए कई अभिलेखों का चर्चा करेंगे। स्तंभ लेख है जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, 13 खंड में बटा हुआ जो अभिलेख था उसके बारे में पढ़ेंगे, और मौर्य वंश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो 10वां टॉपिक है मौर्य वंश। उसके बाद 11वां टॉपिक देखें, 11वां चैप्टर जो पढ़ेंगे वो है उत्तर मौर्य काल। थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मौर्य काल के बाद जो 11वां चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग उत्तर मौर्य काल। क्या है 11वां, उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल की अगर बात करें तो उत्तर मौर्य काल को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक है देशी वंश, दूसरा है विदेशी वंश। एक क्या है, देशी वंश, दूसरा है विदेशी वंश। देशी वंश और विदेशी वंश। अगर देशी वंश की बात करें तो देशी वंश में हम लोग को जो पढ़ना है उसे पढ़ना है शुंग वंश। पहला क्या है, शुंग वंश। नंबर 1 पर है शुंग वंश के बारे में पढ़ना है। नंबर 2 पर जो पढ़ना है शुंग वंश का जो है कण्व वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। और तीसरा वंश जो है वो पढ़ना है शातवाहन वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, शातवाहन वंश। देखिए वीडियो लंबा जा रहा है, हमें तो लग रहा है कि यहाँ पर शुंग वंश के भी सभी शासकों का नाम लिखा जाए, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग थोड़ा जल्दी में लिखाएंगे, लिखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ये शुंग वंश के बारे में बात करें
तो शुंग वंश का संस्थापक जो है वो है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग, जिसने जब सियालकोट गया था तो कहा था कि जो मुझे बौद्धों का एक सर काट कर देगा उसे मैं 1000 दिनार दूंगा। तो ये है शुंग वंश, जिसको दिव्य वरदान में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का नाशक बताया गया है। तो शुंग वंश जो देसी वंश है ये ब्राह्मण वंश है। याद कीजिए, धरती पर जब जब भी क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ा है तो उसको रोकने के लिए ब्राह्मण ने अस्त्र उठाया है। तो ये एक बार देखे थे भीष्म पितामह के टाइम में जो परशुराम उठाए थे। यहां पर देखिए शुंग वंश का जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, ये भी ब्राह्मण है। उसके बाद अगर बात करें कण्व वंश का तो ये भी ब्राह्मण वंश है, जिसका संस्थापक वासुदेव कण्व है। कौन है? वासुदेव कण्व। यहाँ शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को लिखे। उसके बाद अग्निमित्र है नंबर 2 पर, अग्निमित्र 2 पर अग्निमित्र, 3 पर है सुज्येष्ठ, और 4 नंबर पर लिख सकते हैं आप वसुमित्र को। फिर उसके बाद आंध्रक है, पुलिंदक है और घोष है। आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागभद्र और देवभूति, यानी कि शुंग वंश का अंतिम शासक है देवभूति। और कण्व वंश का 4 शासक हुए कण्व वंश में। वासुदेव कण्व संस्थापक हो गए। उसके बाद भूमिमित्र, फिर नारायण और सुशर्मा। वासुदेव कण्व, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। कण्व वंश में कौन कौन हो गए? वासुदेव कण्व, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। उसके बाद अगर बात करें सातवाहन वंश का तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो है सिमुक। कौन है? सिमुक। उसके बाद इसमें है सातकर्णी प्रथम। हालांकि सिमुक के बाद कृष्ण ने भी राज किया है, जो कि इनका चचेरा भाई है सिमुक का। उसके सातकर्णी प्रथम, जिनकी पत्नी का नाम नागनिका है। उसके बाद सातकर्णी प्रथम के बाद जो है हाल प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी इसी में आते हैं। वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी आते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी आते हैं। तो देखिए सातवाहन वंश में जो शासक हुए, जो ब्राह्मण शासक, उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप भारतीय हैं और भारत के इतिहास का जानकारी रखना चाहते हैं और आप सातवाहन वंश के इन शासकों के बारे में नहीं जानते हैं तो आपका ज्ञान थोड़ा अधूरा है। इसलिए जब इस टॉपिक को हम उठाएंगे और पढ़ाएंगे तो आप उस वीडियो को अवश्य देखेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी के बारे में और यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में आप जरूर देखेंगे। और ये देसी वंश धाकड़ वंश रहा, बहुत साम्राज्य को आगे बढ़ाया, ये शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। उसके बाद विदेशियों का आक्रमण शुरू, हालांकि इनके टाइम में ही विदेशी लोग आक्रमण करना शुरू कर दिए थे। तो विदेशी वंश में जो पहला वंश पढ़ेंगे वो है हिंद यूनानी वंश, यानी कि हिंद यवन वंश, इंडो ग्रीक वंश, हिंद यवन वंश, हिंद यवन वंश। उसके बाद दूसरा वंश जो है विदेशी वंश में वो है शक वंश। कौन है? शक वंश। हिंद यवन वंश के बाद पढ़ेंगे हम लोग शक वंश। तीसरा वंश है पार्थियाई वंश। क्या है? पार्थियाई वंश, पार्थियाई वंश। हिंद वंश, हिंद यवन वंश, शक वंश, पार्थियाई वंश। और चौथा वंश जो है विदेशी वंश वो है कुषाण वंश। कुषाण वंश भी काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुषाण वंश के बारे में देखना होगा। कुषाण वंश में जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कटफिसस। उसके बाद भीम कटफिसस आए। आप लिख सकते हैं हिंद यवन वंश। तो हिंद यवन वंश में देखिएगा ऐसे, हालांकि इन सब के बारे में वीडियो हम पहले से अपलोड कर चुके हैं, हालांकि फिर से हम पढ़ाएंगे। शुरुआत से जब शुरू किए हैं तो एक एक वीडियो को और डिटेल से पढ़ाएंगे। हालांकि पहले हम इनके बारे में पढ़ा चुके हैं, हिंद यवन वंश के बारे में, शक वंश के बारे में, उसके बाद पार्थियाई वंश के बारे में और कुषाण वंश के बारे में। तो देखिए विदेशी वंश में जो हिंद यवन वंश आया, हिंद यवन वंश, इसको हम लोग इंडो ग्रीक वंश भी बोलते हैं। इसमें डेमेट्रियस प्रथम है, यूक्रेटाइटिस है और साथ में मिनांडर है। मिनांडर जिसको मिलिंद भी कहते हैं और उसी पर लिखा गया है मिलिंद पन्हो, जिसके साथ अस्थिवीर नागसेन का संवाद हुआ था। उसके बाद हम शक वंश की बात करें तो शक वंश के जो शासक हुए उसमें रुद्रदामन, नहपान और रुद्र सिंह तृतीय प्रमुख है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख पढ़िएगा, नहपान और रुद्र सिंह तृतीय महत्वपूर्ण है। और ये जो शक वंश है
ये शकों की 5 शाखाएं थी, शकों की 5 शाखाएं थी। इसमें 5 शाखा में पहला है अफगानिस्तान का शक, दूसरा है पंजाब का शक यानी कि तक्षशिला का शक, तीसरा है मथुरा का शक, चौथा है पश्चिम भारत का शक और पश्चिमा है उत्तरी दक्कन का शक। उसके बाद अगर पार्थियाई वंश यानी कि पहल्लव वंश, पार्थियाई वंश को पहल्लव वंश भी कहते हैं, तो पार्थियाई वंश में माउस थे, डेमेट्रियस थे और गुंडो फर्निस, माउस, डेमेट्रियस और गुंडो फर्निस थे। कुषाण वंश में बात करें, कुजुल कटफिशस, भीम कटफिशस, कनिष्क प्रथम, हुविस्क, कनिष्क द्वितीय, वासुदेव प्रथम और कनिष्क तृतीय और फिर वासुदेव द्वितीय जो है कुषाण वंश के अंतिम शासक थे। उसके बाद 11वां चैप्टर जब पढ़ेंगे उसके बाद 12वां चैप्टर देखते हैं। 12 में क्या पढ़ना है, तो 12 में पढ़ना है आपको संगम काल। 12 में क्या पढ़ना है, संगम काल। दक्षिण भारत में तमिल कवियों का जो सम्मेलन हुआ था, इसी कारण उसको हम बोलते हैं संगम काल। और संगम काल में 3 वंश के बारे में पढ़ना है, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश के बारे में पढ़ना है। चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश के बारे में पढ़ना है। चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद किसको डिटेल से बताते हैं। उसके बाद 13वां चैप्टर जो पढ़ना है वो पढ़ना है गुप्त काल। क्या पढ़ना है, गुप्त काल। एक गुप्त काल भी जो है बहुत बड़े कहानी से भरा पड़ा है। एक गुप्त काल में जो संस्थापक है वो है श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच गुप्त, श्रीगुप्त लिख सकते हैं आप लोग, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और फिर पुरुगुप्त को मानते हैं इसमें गुप्त शासकों में। तो संगम काल में 3 वंश देखे, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश, और गुप्त काल के शासकों के बारे में देखे। उसके बाद अब बात करना है कि 13वां के बाद 14वां चैप्टर जो पढ़ना है वो क्या है। तो 14वां चैप्टर पढ़ना है आपको हर्षवर्धन के बारे में, जिसके बारे में कल ही वीडियो अपलोड किए हैं। तो हर्षवर्धन यानी कि थानेश्वर का वर्धन वंश के बारे में पढ़ना है। वर्धन वंश यानी कि पुष्यभूति वंश, तो वर्धन वंश से पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति, इसलिए इसको पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं। वर्धन वंश के संस्थापक हैं पुष्यभूति, इसलिए इसको पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें शासक जो हुए प्रभाकर वर्धन, तो प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री है राजश्री, उसके बारे में पढ़ना है। इसमें ह्वेनसांग के विवरण को पढ़ना है और बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा कुछ जानना है और साथ में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगर बात करें 15वां चैप्टर, तो 15वां चैप्टर जो पढ़ता है वह है दक्कन और दक्षिण भारत के राज। दक्कन और दक्षिण भारत के राज, ध्यान दीजिएगा, बहुत कम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं इस चैप्टर को, बहुत कम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं इस चैप्टर को। 15वां चैप्टर क्या बोले, दक्कन और दक्षिण भारत का राज, दक्कन और दक्षिण भारत का राज, दक्कन और दक्षिण भारत का राज। तो दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य में जो वंश पढ़ना है उसमें पहला वंश है वाकाटक वंश, वाकाटक, वाकाटक वंश, पहला वंश कौन है, वाकाटक वंश। उसके बाद पढ़ना है दूसरा चालुक्य वंश, चालुक्य वंश। ये चालुक्य वंश देखिएगा तो चालुक्य वंश में हम लोग को पढ़ना है 3 चालुक्य, बादामी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य और बेंगी का चालुक्य। चालुक्य 3 जगह पढ़ना है, बादामी का चालुक्य, बादामी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य और बेंगी का चालुक्य, बेंगी का चालुक्य, बादामी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य और बेंगी का चालुक्य। और तीसरा राजवंश जो पढ़ना है दक्षिण भारत के राज्यों में वो है पल्लव राजवंश। कौन है, पल्लव, पल्लव राजवंश। तो ये 3 राजवंश देखे, दक्कन और दक्षिण भारत के राज्यों में वाकाटक वंश, चालुक्य वंश, पल्लव राजवंश। तो वाकाटक वंश भी ब्राह्मण वंश था। तो अगर बात करें प्राचीन भारत के इतिहास में तो 4 राजवंश ब्राह्मण वंश देखने को मिला, जिसमें एक वाकाटक वंश भी है। चालुक्य वंश में
बादामी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य, बेंगी का चालुक्य और फिर पल्लव राजवंश को देखेंगे। उसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास में ही हम बात करेंगे राजपूत काल का। ये राजपूत काल जो हम लोग पढ़ेंगे, एक कई इतिहासकारों ने इसे प्राचीन भारत में रखा है, कई इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारत में रखा है, परंतु हम कहे आमतौर पर तो राजपूत काल जो है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का संक्रमण काल है। प्राचीन भारत और आधुनिक भारत का संक्रमण काल है राजपूत काल। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो यह है प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और नोट करके जब अगले दिन से हम इसका पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आप एक एक टॉपिक पे ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा और नोट भी तैयार कीजिएगा। तो आज हम इतिहास स्टार्ट किए हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद मैथ्स भी शुरू होगा, रीजनिंग भी शुरू होगा और साथ में पॉलिटिकल साइंस को भी शुरू करेंगे। इसके अलावा हम आपको बता चुके हैं कि कभी कभार हम लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को भी जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी पे ज़्यादा, थोड़ा बहुत कम इकोनॉमिक्स पे। तो आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा और साथ में मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइए क्या है आज का वीडियो। पहला बार 1 घंटा से पार मेरा वीडियो किया है, इसके लिए सॉरी। वीडियो थोड़ा छोटा होता है तो आप लोग को देखने में सहूलियत होता होगा। हमें लग रहा है कि वीडियो पूरे लोग, सभी विद्यार्थी पूरा ना देख पाए, लेकिन जरूर देखिएगा इसको। थैंक यू, धन्यवाद।